नमस्कार और स्वागत है पीटर थिल की किताब 0 to 1 पर हमारी इस खास बातचीत में। हमारे पास इस काफ़ी प्रभावशाली किताब का एक डिटेल्ड हिंदी सारांश है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य आइडियाज़ हैं, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन्हें समझें। तो आखिर ये किताब है किस बारे में? इसका जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है वो है 0 से 1 जाना। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, बिल्कुल नया। और दूसरा है 1 से n तक जाना। हाँ, जिसका मतलब हुआ कि जो चीज पहले से है उसी की नकल करना या बस थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना। सही। जैसे मान लीजिए एक और रेस्टोरेंट खोलना। ये हुआ 1 से n, क्योंकि रेस्टोरेंट तो पहले से है ही। लेकिन जैसे गूगल ने जब अपना सर्च इंजन बनाया, वो 0 से 1 का कदम था। वैसा कुछ था नहीं पहले। बिल्कुल। तो पीटर थिल का मैसेज एकदम साफ है। फ्यूचर उनके हाथ में है जो कॉपी करने के बजाय सच में कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं, इसकी गहराइयों में जाते हैं। थिल शुरू करते हैं प्रोग्रेस यानी प्रगति के दो अलग अलग तरीकों से। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जिसे वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हाँ ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें बस दुनिया में और फैलाना, जैसे शायद चीन का पश्चिम का नकल करना। और दूसरी जो वो कहते हैं ज्यादा जरूरी है, वो है वर्टिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, यानी बिल्कुल नई चीजें बनाना। एग्जैक्टली, जो पहले थी ही नहीं। यही है असली 0 to 1। तो सवाल ये है कि ये वर्टिकल प्रोग्रेस, ये नई खोजें इतनी जरूरी क्यों हैं? थिल एक तरह से चेतावनी देते हैं कि अगर हम नई चीजें बनाना बंद कर दें तो दुनिया की तरक्की शायद रुक जाएगी, हम एक ठहराव में फंस सकते हैं। बिल्कुल। और ये सोच काफी हद तक .com बबल जो फूटा था उसके बाद के माहौल से जुड़ी है। आपको याद होगा 2000 के आसपास जब वो टेक कंपनियों का बबल बर्स्ट हुआ तो सिलिकॉन वैली में बहुत से स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स ने उससे कुछ सबक सीखे। लेकिन थिल मानते हैं कि वो सबक ज्यादातर गलत थे। अच्छा, दिलचस्प है। कौन से गलत सबक थे जिन पर लोग यकीन करने लगे? देखिए, आम सोच ये बन गई कि स्टार्टअप्स को बड़े एम्बिशियस आइडियाज से बचना चाहिए। छोटे छोटे इंक्रीमेंटल सुधारों पर फोकस करो। और ये भी कि भाई कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग मत करो, फ्लेक्सिबल रहो, जरूरत के हिसाब से बदलते रहो। कंपटीशन को अच्छा माना गया। कहा गया कि जो मौजूदा मार्केट है उसमें दूसरों से बस बेहतर करने की कोशिश करो। और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो सेल्स की चिंता मत करो, ग्राहक अपने आप आएंगे। लेकिन थिल कहते हैं असली सब ठीक इसके उल्टे थे। पहला, छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि हिम्मत करके बड़े बोल्ड स्टेप्स लो, कुछ ऐसा बनाओ जो गेम ही बदल दे। दूसरा, ठीक है फ्लेक्सिबल रहो पर बिना एक सॉलिड विजन और एक प्लान के आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तीसरा, और ये बात कई लोगों को चौंका सकती है, कि कंपटीशन में दूसरों को हराने से कहीं बेहतर है कि आप कंपटीशन से बचो। ऐसी जगह बनाओ जहां कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। कंपटीशन से बचो, ये तो हर उस चीज के खिलाफ ही जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। स्कूल, खेल, बिजनेस, हाँ, बिल्कुल। हर जगह कंपटीशन अच्छा माना जाता है। पर थील का ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडिया है कि मोनोपोली यानी एकाधिकार असल में बुरा नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छा है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? वो गूगल का उदाहरण देते हैं। गूगल ने सर्च में एक ऐसा दबदबा बनाया जहां लंबे समय तक उनका कोई सीरियस कॉम्पिटिटर नहीं था। इसी मोनोपोली की वजह से वो इतना प्रॉफिट कमा पाए। सही। अब इसकी तुलना करें एक आम रेस्टोरेंट बिजनेस से। किसी भी शहर में सैकड़ों रेस्टोरेंट हैं, सब एक दूसरे से होड़ में लगे हैं। थोड़ी बेहतर सर्विस, थोड़ा अलग मेन्यू, नतीजा बहुत ज्यादा कंपटीशन और बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन। हाँ। तो थील का तर्क यह है कि यही मोनोपोली कंपनियों को वो स्थिरता और प्रॉफिट देती है जिससे वो लंबे समय तक टिक पाती हैं और बड़े रिस्की इनोवेशंस में इन्वेस्ट कर पाती हैं। वो सिर्फ अगले महीने के प्रॉफिट के बारे में नहीं, बल्कि अगले 10 साल के बारे में सोच सकती हैं। बिल्कुल। और ये बड़े इनोवेशन आखिरकार सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए फायदेमंद होते हैं। हम सोचते हैं मोनोपोली बुरी है, ग्राहकों के लिए खराब, पर थील कहते हैं नहीं, बिजनेस के लिए तो ये जन्नत है और शायद सोसाइटी के लिए भी जरूरी। हाँ, ये बात वाकई जो पारंपरिक इकोनॉमिक सोच है उसे चैलेंज करती है। हाँ। हमें सिखाया जाता है कि मोनोपोली से कीमतें बढ़ती हैं, ग्राहकों के पास चॉइस कम होती है। जी। लेकिन बिजनेस के नजरिए से थील कहते हैं कि जब बहुत सारी कंपनियां एक ही जैसी चीज बेचने के लिए लड़ रही होती हैं, तो उनका सारा ध्यान एक दूसरे को पछाड़ने में लग जाता है। वो कीमतें कम करती हैं, एडवर्टाइजिंग पर खर्च करती हैं, लेकिन असली दुनिया बदलने वाले इनोवेशन पर ध्यान नहीं दे पाती। क्यों?
क्योंकि उनके पास उतना प्रॉफिट ही नहीं बचता। वो बस मतलब एक दूसरे की नकल करने और थोड़ा सस्ता बेचने की रेस में फंसी रहती हैं। तो थील का सोल्यूशन क्या है? इसीलिए थील का सोल्यूशन बहुत सीधा और शायद थोड़ा क्रूर लगता है। उस भीड़ भरी लड़ाई में क्यों कूदना जहां सब एक जैसे हैं और गला काट कंपटीशन है। इससे कहीं बेहतर है कि आप अपनी एक नई दुनिया, एक नया मार्केट बनाओ जहां आप अकेले बादशाह हो। मतलब एक टिकाऊ मोनोपोली बनाने की कोशिश करो। और इसी मोनोपोली से जुड़ा एक और मजेदार आइडिया है लास्ट मूवर एडवांटेज का। हम अक्सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज सुनते हैं कि जो नए मार्केट में सबसे पहले आता है उसे फायदा मिलता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। पर थील कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। कई बार पहले आने वाले बस रास्ता बनाते हैं और गलतियां करते हैं, और बाद में आने वाला उन गलतियों से सीखकर बेहतर टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल के साथ आकर बाजी मार ले जाता है। सही। तो असली विनर वो नहीं जो पहले आया, बल्कि वो है जो उस मार्केट में आखिरी बड़ी कंपनी बनकर लंबे समय तक टिका रहता है, जो एक स्थायी मोनोपोली बना लेता है। बिल्कुल सही। और ऐसी स्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाली मोनोपोली बनाने के लिए थील 4 खासियतों की बात करते हैं। पहला है मालिकाना तकनीक, यानी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट इतना यूनिक और बेहतर होना चाहिए कि उसकी नकल करना बहुत मुश्किल हो। आइडियली ये मौजूदा चीजों से सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं, कितना बेहतर? कम से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 10 गुना? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। इतना क्यों? थील का मानना है कि सिर्फ थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स आमतौर पर बदलाव पसंद नहीं करते, वो अपनी आदतों से बंधे होते हैं। आपकी पेशकश इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग अपनी पुरानी जानी पहचानी चीज छोड़कर आपकी नई चीज अपनाने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए वो 10x का स्केल रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपका प्रोडक्ट सच में क्रांतिकारी है। अच्छा, समझ गया। तो पहला हुआ 10x टेक्नोलॉजी। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब आपकी सर्विस ऐसी हो कि जितने ज्यादा लोग उससे जुड़ें, वो हर किसी के लिए उतनी ही बेहतर बनती जाए। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप? हाँ बिल्कुल। फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, हर नया यूजर नेटवर्क को सबके लिए ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है, ज्यादा प्रोडक्शन करती है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए। इससे बड़ी कंपनियों को छोटी कंपनियों पर एक एडवांटेज मिलता है। ओके, और चौथा? गो ना हो, बल्कि क्वालिटी, भरोसे और एक खास पहचान का सिंबल बन जाए, जैसे एप्पल ने किया है। ये चारों चीजें, यूनिक टेक, नेटवर्क इफेक्ट, स्केल और ब्रांड मिलकर एक ऐसा किला बनाती हैं जिसे कॉम्पिटिटर्स के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब सिर्फ एक ब्रिलियंट आइडिया होना ही काफी नहीं है। उसे एक टिकाऊ बिजनेस बनाने के लिए इन चारों पिलर्स पर मजबूत पकड़ चाहिए। ये सब सुनकर एक सवाल आता है मन में, क्या सक्सेस सिर्फ किस्मत की बात है? बहुत लोग मानते हैं कि राइट टाइम, राइट प्लेस होना ही सब कुछ है। हाँ, ये डिबेट तो हमेशा रहती है, लक वर्सेस स्किल। पर थील इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। वो डेफिनेट ऑप्टिमिज्म के आइडिया पर बहुत जोर देते हैं। निश्चित आशावाद। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप न सिर्फ फ्यूचर को लेके पॉजिटिव हैं, बल्कि आपके पास उस बेहतर फ्यूचर को बनाने के लिए एक क्लियर विजन और एक सॉलिड सोचा समझा प्लान भी है। पर कैसे होगा, इसका कोई अंदाजा या प्लान नहीं होता। फील मानते हैं कि महान चीजें किस्मत से नहीं बल्कि प्लान और मेहनत से बनती हैं। फ्यूचर कोई लॉटरी टिकट नहीं है, बल्कि एक बिल्डिंग है जिसे हमें खुद डिजाइन करना और बनाना है। और इसी प्लानिंग और विजन का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है रहस्य, सीक्रेट्स की खोज। थील के लिए सीक्रेट्स वो महत्वपूर्ण सच हैं नेचर या सोसाइटी के बारे में जिन्हें अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। ये वो अनकहे, अनदेखे अवसर हैं जिन पर अक्सर ग्रेट कंपनियां खड़ी होती हैं। रहस्य, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन वो एक बहुत फंडामेंटल सवाल पूछते हैं और दूसरों को भी एनकरेज करते हैं पूछने के लिए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? ये सवाल आपको उन दिशाओं में सोचने पे मजबूर करता है जहां ज्यादातर लोग देख ही नहीं रहे हैं। उन अवसरों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें बाकी दुनिया इग्नोर कर रही है। ये रहस्य वाली बात सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना ढूंढना हो। कोई जानी मानी कंपनी का उदाहरण है जिसने ऐसे ही किसी रहस्य पर शुरुआत की हो। हाँ हाँ बिल्कुल, एयरबीएनबी का उदाहरण लीजिए।
जब उन्होंने शुरू किया तो उनका कोर सीक्रेट ये विश्वास था कि दुनिया भर में लाखों लोग अजनबियों को पैसे के बदले अपने खाली कमरों या घरों में रहने देंगे। और यात्री भी अजनबियों के घरों में रहेंगे। हाँ, और यात्री भी रहेंगे, सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आपसी भरोसे के आधार पर। उस समय ये आइडिया ज्यादातर लोगों को बहुत अजीब और असुरक्षित लगता था। सही बात है, कौन अपने घर में किसी अनजान को रखेगा? एग्जैक्टली। लेकिन एयरबीएनबी के फाउंडर्स का इसी छुपी हुई सच्चाई पर यकीन था और इसी सीक्रेट पर उन्होंने अपना पूरा अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा किया। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। अच्छा, मान लीजिए आपने ऐसा कोई रहस्य खोज लिया और उस पर कंपनी बनाने का फैसला किया। थील कहते हैं कि इसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कंपनी की नींव, यानी उसकी शुरुआती टीम और उसका स्ट्रक्चर। हाँ, फाउंडेशन। वो इसकी तुलना किसी देश के संविधान से करते हैं। जैसे एक देश की शुरुआती नींव गलत पड़ जाए तो बाद में सुधारना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही अगर स्टार्टअप की शुरुआती टीम गलत हो या स्ट्रक्चर में कमी हो तो उसके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। थील यहाँ तक कहते हैं कि एक आइडियल स्टार्टअप टीम किसी मजबूती से बंधे हुए परिवार या यहाँ तक कि एक माफिया की तरह होनी चाहिए। माफिया? हाँ, मतलब ये नहीं कि वो गैर कानूनी काम करें, मतलब ये कि टीम मेंबर्स के बीच गहरा तालमेल हो, वो एक दूसरे के लिए लॉयल हो और सबसे जरूरी वो सब एक कॉमन मिशन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। इसका सबसे फेमस उदाहरण है पेपैल माफिया। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। ये कौन लोग थे? ये पेपैल कंपनी के शुरुआती दिनों के जो कोर मेंबर्स थे उनमें खुद पीटर थील, एलन मस्क, रीड हॉफमैन, डेविड सैक्स जैसे कई लोग शामिल थे। जब पेपैल बिकी तो ये लोग अलग अलग हो गए, लेकिन उनके बीच वो कनेक्शन और एक्सपीरियंस बना रहा। और फिर? और इन लोगों ने आगे चलकर सिलिकॉन वैली की कुछ सबसे सफल और प्रभावशाली कंपनियां बनाई या उनमें शुरुआती इन्वेस्टर बने, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प, पैलंटियर। वाह! ये दिखाता है कि एक मजबूत, एकजुट शुरुआती टीम का असर कितना बड़ा हो सकता है। ये वाकई टीम और फाउंडेशन की अहमियत बताता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन माफिया जैसी टीम है और एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट भी है, 10 गुना बेहतर। क्या अब सक्सेस पक्की है? यहीं पर वो आम गलतफहमी आती है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, अगर बनाओगे तो वो आएंगे। हाँ, इफ यू बिल्ड इट दे विल कम। थील पूरी दृढ़ता से कहते हैं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना खुद प्रोडक्ट, शायद कभी कभी उससे भी ज्यादा। वो फिर से पेपल का ही उदाहरण देते हैं। शुरू में तेजी से कस्टमर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सीधी पर उस समय काफी विवादित स्ट्रैटेजी अपनाई। क्या थी वो? हर नए यूजर को साइन अप करने पर $10 दिए और हर उस यूजर को एक्स्ट्रा $10 दिए जिसने किसी दोस्त को रेफर किया। पैसे देकर यूजर लाना? हाँ, ये तरीका बहुत महंगा था, पर इसने उन्हें वो शुरुआती तेज ग्रोथ दी जो उनके नेटवर्क इफेक्ट को किक स्टार्ट करने के लिए जरूरी थी। मैसेज साफ है, बिना एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी गुमनामी में खो सकता है। सही कहा। प्रोडक्ट और सेल्स के अलावा एक और अहम मुद्दा है जिस पर थील बात करते हैं, वो है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, खासकर एआई और उसमें इंसानों का क्या रोल होगा। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा सवाल है। आजकल ये डर बहुत है कि मशीनें, एआई धीरे धीरे इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी, हमें बेकार कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन थील का नजरिया इससे अलग है, ज्यादा आशावादी। उनका मानना है कि असली फ्यूचर मशीनों द्वारा इंसानों को रिप्लेस करने में नहीं, बल्कि इंसानों और मशीनों के कॉम्प्लीमेंट्री बनकर साथ मिलकर काम करने में है। इसका भी एक सॉलिड उदाहरण वो पेपैल के दिनों से देते हैं। उन्हें शुरू में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अच्छा। उन्होंने पाया कि अकेले कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉड के जटिल पैटर्न पकड़ने में उतने अच्छे नहीं थे और अकेले इंसान इतनी बड़ी संख्या में हो रहे लाखों ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली मॉनिटर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया। कंप्यूटर उन ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करते थे जो सस्पिशियस लगते थे और फिर ह्यूमन ऑपरेटर्स उनकी समीक्षा करके फाइनल डिसीजन लेते थे कि ये फ्रॉड है या नहीं। ये इंसान और मशीन का तालमेल ही था जिसने उन्हें फ्रॉड कंट्रोल करने में मदद की। हाँ, ये टेक्नोलॉजी को लेकर एक जरूरी और पॉजिटिव नजरिया है। अच्छा, आखिर में थील एक और बड़ी दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी चीज पर बात करते हैं, जिसे वो फाउंडर्स पैराडॉक्स कहते हैं।
हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों ने महान दुनिया बदलने वाली कंपनियां बनाई, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या एलन मस्क, वे अक्सर आम लोगों से थोड़े अलग, सनकी या कहें कि थोड़े अजीब लगते हैं। हाँ, उनकी पर्सनालिटी काफी हटके होती है। उनका सोचने का तरीका, उनका बर्ताव लीक से हटकर होता है। थील का मानना है कि शायद उनकी यही असाधारणता, उनका वो थोड़ा पागलपन ही उन्हें वो महान काम करने के लिए इंस्पायर और केपेबल बनाता है जो नॉर्मल बैलेंस लोग सोच भी नहीं पाते। शायद उनकी वही एक्सट्रीम क्वालिटीज उन्हें 0 to 1 जाने की हिम्मत और विजन देती हैं। ये वाकई फाउंडर्स के नेचर के बारे में सोचने वाली बात है। हाँ, और इन सभी आइडियाज को एक साथ बांधने के लिए वेंचर कैपिटल के दुनिया से एक और जरूरी प्रिंसिपल है जिसे थील हाईलाइट करते हैं, और वो है पावर लॉ का सिद्धांत। पावर लॉ? ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न एक नॉर्मल बेल कर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपके 10 इन्वेस्टमेंट्स में से ज्यादातर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देंगे और कुछ फेल होंगे। तो फिर कैसे होता है? होता ये है कि रिटर्न एक पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, यानी आपके पोर्टफोलियो के मुट्ठी भर, शायद सिर्फ 1 या 2 इन्वेस्टमेंट ही इतने ज्यादा सफल होते हैं कि वे बाकी सभी फेल या एवरेज इन्वेस्टमेंट्स के नुकसान की भरपाई करके भी पूरे फंड के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा या लगभग सारा प्रॉफिट कमा कर देते हैं। अच्छा। थील खुद बताते हैं कि उनके अपने वीसी फंड, फाउंडर्स फंड का सबसे बड़ा रिटर्न फेसबुक में किए गए उनके शुरुआती इन्वेस्टमेंट से आया। अरे वाह। और उस अकेले इन्वेस्टमेंट से मिला रिटर्न फंड के बाकी सभी इन्वेस्टमेंट से मिले कुल रिटर्न से भी ज्यादा था। इससे इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। अपने रिसोर्सेज और टाइम को बहुत सारे छोटे छोटे सेफ लगने वाले दावों में फैलाना डाइवर्सिफिकेशन से बेहतर है कि आप उन कुछ बड़े, बोल्ड, एम्बिशियस आइडियाज पर फोकस करें जिनमें वाकई 0 to 1 जाने की, मतलब अभूतपूर्व सक्सेस हासिल करने की क्षमता हो। क्योंकि ज्यादातर वैल्यू उन्हीं गिने चुने विनर से आएगी। आपको हर अवसर पर दांव लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही अवसर को पहचान कर उस पर बड़ा दांव लगाना है। और उन अवसरों को चुनते और उन पर काम करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, इसका एक बड़ा उदाहरण थील क्लीन टेक इंडस्ट्री की विफलताओं से देते हैं। हाँ, क्लीन टेक बबल। 2000 के दशक के मध्य में सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सब में भारी इन्वेस्टमेंट हुआ था। उम्मीद थी कि ये अगला बड़ा सेक्टर होगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर कंपनियां बुरी तरह फेल हुईं। क्यों? थील के अनुसार वे इसलिए फेल हुईं क्योंकि उन्होंने अक्सर उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जिनकी बात वो पूरी किताब में करते हैं। जैसे कई क्लीन टेक कंपनियों के पास वाकई कोई यूनिक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उन्हें मौजूदा एनर्जी सोर्स से 10 गुना बेहतर या सस्ती बनाती हो। कई के पास अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए कोई इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं थी। और कई कंपनियां ऐसे भीड़ भरे मार्केट्स में कॉम्पीट कर रही थीं जहां उनकी कोई खास पकड़ या बढ़त नहीं थी। वो सरकारी सब्सिडी पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। सही। तो ये विफलता उन सभी पॉइंट्स को कंफर्म करती है जिनके बारे में हमने बात की। एक टिकाऊ मोनोपोली का महत्व, रियल टेक्नोलॉजिकल एज, मजबूत टीम, इफेक्टिव सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे ऊपर एक क्लियर प्लान का होना। बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? पीटर थील का सेंट्रल मैसेज क्या है जिसे हमें याद रखना चाहिए? मुझे लगता है ये अब तक काफी साफ हो गया है। दुनिया में जो चीजें पहले से हैं, बस उनकी नकल करके या उनमें मामूली सुधार करके 1 से N तक जाने वाले आसान रास्ते पर मत चलो। हाँ, वो रास्ता भले ही सेफ लगे, पर वो भीड़ भरा है और उसमें असली बड़ी प्रोग्रेस की गुंजाइश बहुत कम है। बिल्कुल। थील हमारे सामने फ्यूचर के 2 बिल्कुल अलग रास्ते रखते हैं। एक रास्ता है ठहराव का, स्टैग्नेशन का, जहां हम बस उन्हीं चीजों को, उन्हीं मॉडल्स को दोहराते रहते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, बिना कुछ फंडामेंटली नया बनाए। ये धीरे धीरे पतन की ओर ले जा सकता है। दूसरा रास्ता है जिसे वो कभी-कभी सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं, एक ऐसा क्रांतिकारी भविष्य जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम अभूतपूर्व नई खोजें करते हैं। ऐसे चीजें बनाते हैं जो आज हमें कल्पना से परे लगती हैं। हाँ, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजिकल चेंज इतना तेज और गहरा हो कि वो आज की दुनिया को पूरी तरह बदल दे, शायद इस हद तक कि हम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और थील का आह्वान, उनका कॉल टू एक्शन क्या है? बिल्कुल साफ और सीधा है। दुनिया में एक और साधारण कंपनी मत बनाओ जो बस वही कर रही हो जो बाकी सब कर रहे हैं। इसके बजाय कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो, कुछ ऐसा जो वास्तव में नया हो, मौलिक हो, 0 to 1 जाओ।
ये निश्चित रूप से सोचने और शायद कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और इस चर्चा के बाद श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ते हैं। दुनिया के बारे में वो कौन सा गुप्त या गैर स्पष्ट सत्य हो सकता है जिस पर आज बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे, लेकिन जो शायद अगली 0 to 1 खोज या इनोवेशन का आधार बन सकता है? सोचने वाली बात है।